नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है द हिडन ट्रूथ कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी के आगे पीछे कुछ नहीं, सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह की ठंडी हवा में जब लोग रोज की तरह एक्सरसाइज करने निकले तो उन्हें क्या पता था कि आज उनका सामना मौत के एक ऐसे सच से होगा जिसे देखकर रूह कांप जाए। खेल मैदान के एक कोने में पड़ी धान की पराली के ढेर से उठती जली हुई बदबू किसी हादसे की नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश की गवाही दे रही थी। सवाल यह नहीं था कि लाश किसकी है, सवाल यह था कि किसने और क्यों इतनी बेरहमी से एक जिंदगी को खत्म किया। क्या यह प्रेम था या प्रेम के नाम पर रचा गया सबसे खौफनाक धोखा? यह वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। आज की हमारी अपना छत्तीसगढ़ की है। योजना को अंजाम तक पहुंचाने से पहले विजय लंबे समय से सही मौके की ताक में था। प्रेमिका उर्मिला निषाद को रास्ते से हटाने का इरादा वो मन ही मन पक्का कर चुका था। इसी सोच के तहत उसने पहले ही एक हार्डवेयर की दुकान से सब्जी काटने वाला चाकू खरीद लिया था। रविवार 7 दिसंबर 2025 की शाम उसने अपनी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। शाम ढलते ही विजय ने उर्मिला को फोन किया। हाँ विजय, कहो क्या बात है? उर्मिला की आवाज दूसरी ओर से आई। विजय पेशे से कैटरर था, इसी बहाने को उसने हथियार बनाया। वो बोला, आज रात अचानक एक प्रोग्राम का ऑर्डर आ गया है, खाना बनाने के लिए जाना पड़ेगा, तुम्हें भी साथ चलना होगा। उर्मिला को यह बात कुछ अटपटी लगी। उसने तुरंत सवाल किया, लेकिन तुमने तो पहले कभी नहीं बताया कि आज कोई कैटरिंग का काम है। विजय पहले से तैयार था। उसने सहज अंदाज में जवाब दिया, ऑर्डर बिल्कुल आखिरी वक्त पर बुक हुआ है, पहले से बताने का मौका ही नहीं मिला। कुछ पल चुप रहने के बाद उर्मिला बोली, ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूं, लेकिन जगह तो बताओ, जाना कहां है? विजय ने झुंझलाहट छिपाते हुए कहा, इतना सवाल मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अभी लेने आ रहा हूं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अंधेरा घिरने लगा था। विजय ने अपनी बाइक निकाली और सीधे उर्मिला के घर की ओर बढ़ गया। उधर उर्मिला भी एक छोटा सा बैग लेकर निकलने को तैयार थी। जैसे ही घर के सामने बाइक का हॉर्न बजा, वो बाहर आई और बिना कुछ पूछे पीछे बैठ गई। कुछ दूर चलने के बाद विजय ने अचानक एक रेस्टोरेंट के सामने बाइक रोक दी। उर्मिला ने हैरानी से पूछा, यहां क्यों रुक गए? इस पर विजय ने बात को हल्के में लेते हुए कहा, काम में देर हो जाएगी, सोचा मोमोज पकोड़े यही ले लेता हूं, रास्ते में कहीं पर भी बैठकर खा लेंगे। ठंडी शाम ढलने को थी। सड़क किनारे की एक छोटी दुकान से मोमोज और पकौड़े पैक करवाने के बाद विनोद और उर्मिला बाइक से उतई गांव की दिशा में निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद नहर के पास बने एक सुनसान खेल मैदान पर विनोद ने बाइक रोक दी। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने हल्के स्वर में कहा कि इस वक्त यहां कोई नहीं आता, यही बैठकर कुछ खा लिया जाए। दोनों मैदान के बीचों बीच बैठ गए। शुरुआत सामान्य बातचीत से हुई, लेकिन जल्दी ही पुराने मतभेद सामने आने लगे। बातों में कटुता घुलती चली गई और बहस देखते ही देखते तीखी हो गई। उसी दौरान विजय, जो पहले से ही मन में खतरनाक इरादा पाले बैठा था, अचानक हरकत में आ गया। उसने अपने बैग से धारदार चाकू निकाला और उर्मिला पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। सबसे पहले गले पर हमला किया, फिर शरीर पर कई वार किए। उर्मिला वही जमीन पर गिर पड़ी और निश्चल हो गई। अब उस योजना को पूरा करने की बारी थी, जिसकी तैयारी पहले से की गई थी। विजय अपने साथ पेट्रोल की एक बोतल लाया था। उसने बाइक की डिक्की से बोतल निकाली और उर्मिला के शरीर पर पेट्रोल उड़ेल दिया। फिर माचिस जलाकर आग लगा दी, आग तेज हो जाए और शव पूरी तरह नष्ट हो जाए। इस इरादे से पास ही रखी धान की पराली भी उसी में झोंक दी गई। कुछ ही देर में लपटें उठने लगी। इतना सब करने के बाद विजय वहां से निकल गया और सीधे अपने गांव करगाड़िए लौट आया। उसने खुद को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश की, मानो कुछ हुआ ही न हो, लेकिन यह वहम ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सका। पुलिस की नजर से यह अपराध छिप नहीं पाया। अगली सुबह 8 दिसंबर को करगाड़िए पौवारा नहर के किनारे बने उसी खेल मैदान में गांव के कुछ लोग रोज की तरह व्यायाम करने पहुंचे। मैदान के एक कोने में धान के पुआल के ढेर से उठती जली हुई गंध और अजीब सा दृश्य देखकर वे सन्न रह गए। पास जाकर देखा तो एक महिला का अधजला शव पड़ा हुआ था। देखते ही देखते ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। सबसे पहले गांव के कोटवार को सूचना दी गई। कोटवार केवल दास मानिकपुरी मौके पर पहुंचे और हालात की गंभीरता समझते हुए
तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस टीम के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञ भी घटनास्थल पर पहुंचे। जांच के दौरान शव के पास एक आधी जली चप्पल और धारदार हथियार मिला। आसपास पड़े बड़े पत्थरों पर खून के निशान भी पाए गए, जिससे ये आशंका और गहरी हो गई कि हत्या के बाद शव के साथ बर्बरता की गई थी। प्रारंभिक जांच में यह साफ होने लगा कि महिला की पहले धारदार हथियार से हत्या की गई और फिर पहचान मिटाने के लिए उसके शव को ज्वलनशील पदार्थ और पराली की मदद से जलाया गया। सर्द रात के सन्नाटे को चीरती पुलिस की गाड़ियां जब खेतों के उस हिस्से तक पहुंची तो वहां का दृश्य किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी था। जली हुई पराली के बीच एक महिला का अधजला शव पड़ा था। आसपास की मिट्टी काली पड़ चुकी थी और हवा में अब भी जलने की तीखी गंध मौजूद थी। साफ जाहिर था कि कातिल ने पहचान मिटाने की नीयत से लाश को आग के हवाले करने की कोशिश की थी। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके को घेरते हुए एक एक सबूत को सुरक्षित करना शुरू किया। मिट्टी के नमूने उठाए गए, खून के जमे हुए धब्बे सील किए गए, जले हुए अवशेष और संदिग्ध हथियार कब्जे में लिए गए। डॉग स्क्वाड ने भी इलाके में छानबीन की, लेकिन शुरुआती तौर पर कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू कर दी। ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि हत्या के समय उस रास्ते से कौन कौन गुजरा था। साथ ही नजदीकी गांवों में पुलिसकर्मी भेजे गए ताकि शव की पहचान हो सके और किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिल सके। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि न तो मृतका की पहचान हो पा रही थी और न ही कोई चश्मदीद सामने आ रहा था। हालात को देखते हुए पुलिस ने इस केस को ब्लाइंड मर्डर मान लिया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अलग अलग दिशाओं में काम करने के लिए 6 विशेष टीमें बनाई गई, जो पूरी रात सबूत जोड़ने में लगी रहीं। जांच के दौरान एक छोटी सी लेकिन अहम बात सामने आई। घटनास्थल के पास मोमोज के अधखाए टुकड़े और एक जोड़ी मोजे मिले। इसी आधार पर पुलिस ने करीब 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद खाने पीने की दुकानों पर पूछताछ शुरू की। साथ ही आसपास के पेट्रोल पंपों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए ताकि किसी संदिग्ध वाहन या व्यक्ति की पहचान हो सके। अगली सुबह 8 दिसंबर 2025 को एक युवक थाने पहुंचा। उसने खुद को विजय बांधे बताया और बताया कि उसके साथ काम करने वाली उर्मिला निषाद बीती रात से लापता है। उसकी बातों में घबराहट साफ झलक रही थी। थाना प्रभारी ने उससे सवाल किया, आखिरी बार तुम उसकी कब और कैसे संपर्क में थे? विजय ने जवाब दिया, सर, कल दिन में फोन पर बात हुई थी। उसके बाद रात से उसका मोबाइल बंद है। सुबह मैं उसके घर गया था। वहां पता चला कि वो शाम को कहीं निकली थी, लेकिन रात को वापस नहीं लौटी। शाम ढलते ढलते थाने में एक सूचना दर्ज हुई। एक महिला अचानक लापता हो गई थी। मामला संवेदनशील था, इसलिए पुलिस ने बिना देरी किए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। उच्चाधिकारियों को भी तुरंत जानकारी दी गई और आदेश मिलते ही पूरे जिले में सक्रियता बढ़ा दी गई। अलग अलग टीमों को अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। कहीं पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे थे तो कहीं तकनीकी साक्ष्यों पर काम शुरू हो चुका था। जांच का पहला सिरा सीसीटीवी कैमरों से जुड़ा। आसपास के इलाकों के कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसी दौरान एक पेट्रोल पंप की रिकॉर्डिंग ने जांचकर्ताओं का ध्यान खींचा। फुटेज में एक युवक बाइक पर नजर आया, जिसके पीछे एक महिला बैठी थी। अजीब बात यह थी कि युवक ने बाइक में पेट्रोल भरवाने के बजाय बोतल में पेट्रोल लिया। यही छोटी सी बात आगे चलकर बड़ी कड़ी बन गई। इसके बाद पुलिस को एक रेस्टोरेंट की फुटेज मिली, जहां वही युवक खाना पैक करवा रहा था, मोमोज और चाइनीज पकौड़े। अब यह साफ हो गया कि युवक और महिला साथ साथ घूम रहे थे। धीरे धीरे शक की दिशा उसी व्यक्ति की ओर मुड़ने लगी, जिसने खुद को महिला का परिचित बताते हुए उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जब उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो शुरुआत से ही उसकी बातें मेल नहीं खा रही थी। कभी वो समय बदल देता, कभी घटनाओं का क्रम। पुलिस को उसकी हिचकिचाहट और बार बार बदले जा रहे बयान साफ नजर आ रहे थे। इसी बीच तकनीकी टीम ने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन और मूवमेंट का विश्लेषण किया। मोबाइल डेटा ने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। घटना वाली शाम उसकी लोकेशन उसी नहर के पास दर्ज हुई, जहां से बाद में एक अधजली लाश मिली थी। अब संदेह लगभग यकीन में बदल चुका था। देर रात पूछताछ तेज हुई, सवालों का दबाव बढ़ा और आखिरकार वो व्यक्ति टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि नहर के पास मिली अधजली लाश उसी महिला की थी, जिसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पूछताछ में सामने आया कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। महिला शादी के लिए दबाव बना रही थी, जबकि वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता था। इसी टकराव ने उसे खौफनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके घर और आसपास तलाशी ली,
वहां से खून से सने कपड़े बरामद हुए जिन्हें छिपाने की कोशिश की गई थी। हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार, पेट्रोल की बोतल और अन्य सामान भी पुलिस के हाथ लगे। फोरेंसिक जांच में घटनास्थल से मिले अवशेषों और आरोपी के कपड़ों का मिलान हुआ, जिससे पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हो गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक छोटे से गांव करगाड़ी में रहने वाला 24 वर्षीय विजय कैटरिंग का काम करता था। गांव कस्बों में होने वाले शादी ब्याह और आयोजनों में काम के सिलसिले में उसे अक्सर देर रात तक बाहर रहना पड़ता था। इसी काम के दौरान उसकी मुलाकात उर्मिला निषाद से हुई, जो पिछले कुछ वर्षों से उसी कैटरिंग टीम का हिस्सा थी। लगातार साथ काम करने, सफर करने और मुश्किल हालात साझा करने के दौरान दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई। फिर यह रिश्ता भावनात्मक नजदीकियों में बदल गया। वक्त के साथ ये नजदीकियां प्रेम संबंध में तब्दील हो गई। लेकिन इस रिश्ते की नींव में ही एक सच्चाई छिपी थी। विजय पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी गर्भवती थी। शुरुआत में उर्मिला ने इस हकीकत को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके मन में असुरक्षा और अधिकार की भावना बढ़ती चली गई। वो विजय पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन बहस और झगड़े होने लगे। एक दिन उर्मिला का सब्र टूट गया। गुस्से और पीड़ा के साथ उसने कहा, विजय, तुम कब तक मेरी भावनाओं का फायदा उठाते रहोगे? मैं अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकती। विजय ने खुद को सही ठहराने की कोशिश की। मैंने तुम्हें कभी धोखे में नहीं रखा। तुम्हें शुरू से पता था कि मैं शादीशुदा हूं, फिर भी तुम मुझ पर दबाव क्यों डाल रही हो? उर्मिला की आवाज और कड़ी हो गई। तो क्या मैं सारी उम्र तुम्हारी रखैल बनकर रहूं? मुझे तुम्हारे साथ एक इज्जत की जिंदगी चाहिए और इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। विजय ने उसे समझाने की कोशिश की। मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं उसे किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता। तुम्हारी जरूरतों का मैं ख्याल रख रहा हूं, लेकिन शादी मुमकिन नहीं है। यह सुनकर उर्मिला फूट फूट कर रो पड़ी। तुम्हें मुझसे नहीं, सिर्फ मेरे जिस्म से मतलब है। अगर सच में प्यार होता तो तुम ऐसा कभी नहीं कहते। मामला शांत करने के इरादे से विजय ने समय मांगा। मुझे थोड़ा वक्त दो, अभी हालात समझने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। कैटरिंग के पैसों को लेकर भी दोनों के बीच विवाद खड़ा हो गया। उर्मिला का व्यवहार धीरे धीरे आक्रामक और अपमानजनक होता चला गया। वो कभी कभी सबके सामने विजय को नीचा दिखाने लगी, जिससे विजय मानसिक दबाव में रहने लगा। बार बार की बेइज्जती, गुस्सा, शादी का दबाव और पैसों का झगड़ा, इन सब ने विजय को अंदर से तोड़ दिया। वो खुद को ऐसी स्थिति में फंसा महसूस करने लगा जहां कोई रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। सुपेला गांव की उर्मिला की जिंदगी कभी सीधी राह पर नहीं चली। उम्र भले ही बढ़ती गई, लेकिन सुकून उससे हमेशा दूर रहा। किशोर अवस्था से निकलते ही उसकी पहली शादी कर दी गई थी। शादी के कुछ ही समय बाद उसे एहसास हो गया कि यह रिश्ता उम्मीदों के उलट है। पति शराब का आदी था और नशे में अक्सर हाथ उठा देता। घर में डर और तकरार का माहौल बना रहता था। इसी रिश्ते से उसे एक बेटा हुआ। जब बच्चा महज 3 साल का था, तब उर्मिला ने हिम्मत करके वो घर छोड़ दिया। वो अपने बेटे और सास के साथ अलग रहने लगी। हालात आसान नहीं थे, लेकिन कम से कम रोज की मारपीट से उसे छुटकारा मिल गया था। कुछ साल बाद समाज और हालात के दबाव में उर्मिला ने दूसरी शादी की। उसे लगा था कि शायद इस बार जिंदगी नया मोड़ लेगी, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं टिक सका। सोच, जरूरतें और हालात सब कुछ एक दूसरे से टकराते रहे और अंततः ये संबंध भी टूट गया। 2 शादियों के बाद भी उर्मिला के जीवन में खालीपन बना रहा। वो ऐसे साथी की तलाश में थी जो न सिर्फ उसका सहारा बने, बल्कि उसके सपनों और भावनाओं को भी समझे। इसी दौर में उसकी पहचान कैटरिंग के काम से जुड़े विजय बांधे से हुई। काम के सिलसिले में मुलाकातें बढ़ी। विजय उम्र में उससे छोटा था, लेकिन बातों में अपनापन और व्यवहार में चतुराई थी। वो उतई थाना क्षेत्र के करगाड़ी गांव का रहने वाला था, जो सुपेला से करीब 15 किलोमीटर दूर था। काम के बहाने शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे नजदीकियों में बदलने लगी। उर्मिला अपने बीते रिश्तों से भावनात्मक रूप से कमजोर हो चुकी थी। विजय ने इस कमजोरी को समझा और उसी के सहारे उसने उर्मिला के और करीब जगह बना ली। साथ काम करते करते दोनों के बीच विश्वास और लगाव गहराता चला गया। जो रिश्ता पहले जरूरत और सहारे से शुरू हुआ था, वही धीरे धीरे प्रेम का रूप लेने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य और भरोसे से भरा हुआ लगता था। विजय अक्सर उर्मिला को शहर से दूर ले जाता, कभी घुमाने के बहाने तो कभी साथ वक्त बिताने के नाम पर। उर्मिला को लगा कि यह रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि भविष्य का संकेत है। इसी विश्वास में वो धीरे धीरे विजय के
और करीब आती चली गई, लेकिन सच्चाई की परतें समय के साथ खुलने लगी। विजय पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी गर्भवती थी। उर्मिला ये जानती थी, फिर भी उसे उम्मीद थी कि विजय उसके लिए कोई ठोस फैसला करेगा। वो चाहती थी कि विजय सुपेला में उसके साथ रहे और रिश्ते को समाज के सामने स्वीकार करे। यहीं से टकराव शुरू हुआ। विजय के लिए यह रिश्ता सिर्फ एक सीमा तक ही था। वो अपनी गृहस्थी और सामाजिक जिम्मेदारियों से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। उर्मिला का बढ़ता दबाव, बार बार साथ रहने की मांग और भविष्य की बातों ने विजय को असहज कर दिया। बातों में कटुता आने लगी और मुलाकातें बहस में बदलने लगी। विवाद धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच गया जहां हालात काबू से बाहर हो गए। जो रिश्ता कभी भरोसे और भावनाओं पर टिका दिखता था, वो स्वार्थ, डर और टालमटोल में उलझकर एक भयावह अंजाम तक जा पहुंचा। उर्मिला निषाद की हत्या इसी टूटे हुए भरोसे और असंतुलित रिश्ते की सबसे दर्दनाक परिणति बनी। ये घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी सीख भी है। युवतियों के लिए यह जरूरी है कि प्रेम संबंध बनाते समय केवल शब्दों और वादों पर भरोसा न करें। यह समझना जरूरी है कि कहीं सामने वाला व्यक्ति प्रेम की आड़ में सिर्फ शारीरिक संबंध तो नहीं चाहता। शादीशुदा पुरुषों के साथ रिश्ते अक्सर उम्मीदों से ज्यादा पछतावे देते हैं। अगर किसी मजबूरी या भावनात्मक कमजोरी में ऐसा संबंध बन भी जाए, तो उस पर शादी या साथ रहने का दबाव डालना हालात को और खतरनाक बना सकता है। उर्मिला निषाद की कहानी यही चेतावनी देती है कि गलत फैसलों और अधूरे सच का अंजाम कभी कभी जीवन से भी बड़ा नुकसान बन जाता है।